हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थशास्त्र। इसके पहले की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 22,553 रुपये, ऑप्शन बी में 25,494 रुपये, ऑप्शन सी में दिया है 6,610 रुपये, ऑप्शन डी में दिया है 54,850 रुपये। 54,850 रुपये। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दो में दिया हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। और ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है कृषि उद्योग, ऑप्शन बी कृषि प्रधान, ऑप्शन बी में है व्यवसाय प्रधान, ऑप्शन सी में उद्योग प्रधान, ऑप्शन डी में उपयुक्त दोनों। अब देखिए, इसका 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि प्रधान। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। किसने नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है अंग्रेजों ने, ऑप्शन ए में दिया है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी में दिया है व्यवसाय प्रधान ने, ऑप्शन सी में दिया है उद्योग प्रधानों ने, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त तीनों। अब देखिए, 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। और अब इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, 3। अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोहन किया, ऑप्शन बी में दिया पोषण किया, ऑप्शन सी में दिया है शोषण किया, ऑप्शन डी में दिया है ए और सी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, दोहन किया और शोषण किया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता गया, ऑप्शन बी में स्थिर है, ऑप्शन सी में घटता गया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसमें ए और बी। अब देखिए 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटता गया। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की
बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय स्वर अधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय स्वर अधिक है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना, ऑप्शन बी में गया, ऑप्शन सी में शिवहर, ऑप्शन डी में नालंदा। देखिए अब 7 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। पटना जिले में प्रति व्यक्ति आय स्वर अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर जब 8 थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं क्या है? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में दिया हुआ है पूरक, ऑप्शन बी में दिया है प्रतिरोधक, ऑप्शन सी में दिया है व्युत्नुपाती, ऑप्शन डी में दिया है समानुपाती। अब 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरक। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए साहित्य की दृष्टि से में विकास एवं वृद्धि में, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है? ऑप्शन की देखें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंतर, ऑप्शन बी में कोई अंतर नहीं, ऑप्शन सी में कभी अंतर भी और कभी नहीं भी, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी कोई अंतर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 10। सतत विकास है और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपने तथा आने वाले संतति का केवल, ऑप्शन बी की में देखें तो ऑप्शन बी में केवल अपना, ऑप्शन सी में दिया है केवल दूसरे का, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए 10 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आय एक परिश्रमिक है जिससे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ऑप्शन डी में इनमें उपयुक्त तीनों। अब देखिए 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक है तो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है श्रम का परिश्रमिक है। ऑप्शन की तरफ चलें तो इसका ऑप्शन जो होगा, एक मिनट, चलिए थोड़ा अच्छा से इसको बना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा कर दें। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है, एक में कर है ब्याज, बी में कर है लगान, सी में कर है लाभ, डी में कर है मजदूरी। अब देखिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मजदूरी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो पूंजी का परिश्रमिक है क्या है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कर है ब्याज, ऑप्शन बी में हानि, ऑप्शन सी में ए में लाभ है, बी में हानि है, सी में ब्याज है, डी में वेतन है। अब देखिए 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो भूमि का परिश्रमिक है क्या है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है लगान, ऑप्शन बी में ब्याज, ऑप्शन सी में वेतन, ऑप्शन डी में लाभ। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगान। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गरीबी को जन्म देती है का कथन है। अब इन किनका कथन है? गरीबी को जन्म देती है। तो 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है विकसित राज्यों में ऊंची होती है। क्या ऊंची होती है? विकसित राज्यों में ऊंची होती है। अब कौन सी ऊंची है? ऊंची है तो इसको देखा जाए, विकसित राज्यों में ऊंची होती है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूंजी निर्माण दर, ऑप्शन बी में दिया है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में दिया है सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त तीनों। अब देखिए 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन बी में दिया है वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन सी में दिया है सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब 17 का जो सही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन में 18 नंबर में दिया है कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। इससे पहले की वीडियो में हम अर्थशास्त्र का पूरा बुक पढ़ाए हैं, उसको देख लीजिएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव खुद से बनाने लगिएगा। चलिए इसका ऑप्शन पे तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में दिया है सकल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया है कुल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन डी में दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? समतुल्य होता है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, ऑप्शन बी की तरफ बढ़े तो ऑप्शन बी में दिया है उपभोग व्यय तथा विनियोग का गुणनफल, ऑप्शन सी की तरफ बढ़े तो ऑप्शन सी में दिया है उपभोग व्यय एवं विनियोग का अंतर, ऑप्शन डी में देंगे तो ऑप्शन डी में दिया है उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग। अब 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपभोग व्यय एवं विनियोग के भाग, योग विनियोग के योग। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है कुल सकल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन बी में दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया है केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त तीनों। अब देखिए 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल घरेलू उत्पादन भी हो सकता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी हो सकता है और केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों। अधिकांश क्वेश्चन में उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी मिले तो वही आंसर सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है 1869, ऑप्शन बी में दिया है 1867, ऑप्शन सी में दिया है 1868, ऑप्शन डी में दिया है 1968। तो देखिए 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1868। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 तो कह रहा है भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। अनुमान लगाया गया था। अनुमानित भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 121 रुपये, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 21 रुपये, ऑप्शन सी में दिया है 120 रुपये, ऑप्शन डी में दिया है 20 रुपये। अब देखिए 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 रुपये।
भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। हम राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है व्यावसायिक गणना विधि, ऑप्शन बी कह रहा है उत्पादन गणना विधि, ऑप्शन सी कह रहा है मूल्य योग विधि, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें तीनों। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। हम हमेशा कहते हैं, हमेशा वीडियो में कर हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहते हैं उपयुक्त सभी, ये सभी, ये तीनों मिले तो अधिकांश वही क्वेश्चन सही होता है, वही ऑप्शन सही होता है। उपयुक्त सभी, ये सभी, इनमें तीनों, उपयुक्त तीनों मिले तो अधिकांश वही क्वेश्चन सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है विश्व विकास रिपोर्ट के 2005 विश्व विकास रिपोर्ट कब लागू हुआ था? तो ये भी सन भी याद रखिएगा। 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है $820, ऑप्शन बी में दिया है $620, ऑप्शन सी में दिया है $720, ऑप्शन डी में दिया हुआ है $920। अब 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा $720। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय $720 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ें। 24 नंबर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा और बड़ा करते हैं। बड़ा हो जाएगा तो और मज़ा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अब देखिए सबसे अधिक हो तो क्या लिखा जाएगा? पटना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सबसे कम, उसमें कह रहा था सबसे अधिक और इसमें कह रहा है सबसे कम। अब इस पर ध्यान दीजिए, कम और अधिक पर ध्यान दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो के बच्चा सब अधिकांश बार गलत को सही और सही को गलत मार देता है। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है नालंदा, ऑप्शन बी में दिया है रोहतास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिवान, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीवर। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और बिहार में पटना जिले का आय सबसे अधिक है। अब मालूम हो गया सब किस जिले का आय सबसे कम है और किस जिले का आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयकर, ऑप्शन बी में दिया है उत्पादन कर, ऑप्शन सी में दिया है विक्रय कर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन तो वो हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर ए आयकर। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1868, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1968, ऑप्शन सी में दिया है 1868, ऑप्शन डी में दिया है 1998। सॉरी ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन हटा दीजिए, फ्रेश कर देने दीजिए। ऑप्शन सी में दिया है 1868, लेकिन इसका 78, लेकिन इसका 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1868, इसलिए हमेशा 1868 याद आ रहा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, योजना काल में भारत की औसत प्रति व्यक्ति दर रही है। योजना काल में भारत की औसत प्रति व्यक्ति दर रही है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3.5%, ऑप्शन बी में दिया है 4.2%, ऑप्शन सी में दिया है 6.5%, ऑप्शन डी में दिया है 7%। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.7%। औसत वार्षिक विकास दर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। अब किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक मिनट, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी में दिया औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो क्या है? इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सहज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है व्यवहारिक, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त तीनों। अब ऑप्शन 30 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अधिकांश हम क्वेश्चन में कहे आ रहे हैं उपयुक्त तीनों या सभी या ये तीनों, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन मिले तो अधिकांश ऑप्शन यही डी ही सही होता है। उपयुक्त सभी या उपयुक्त तीनों या इनमें से सभी मिले तो अधिकांश वही आंसर सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, क्या है? इसको ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है निर्माण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कृषि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है परिवहन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है व्यवहार। अब 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। बिहार की आर्थिक विकास में उस प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 y बराबर c प्लस आई फार्मूला को बताता है। 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर केन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरकार की आय, ऑप्शन बी में दिया है सार्वजनिक उपकरणों की आय, ऑप्शन सी में दिया है पारिवारिक आय, ऑप्शन डी में दिया है उत्पादन के साधनों की आय। अब 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों की आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन बी में दिया है चंडीगढ़, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हरियाणा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गोवा। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो सर्वाधिक व्यक्ति आय तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक।
अब 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक